अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए कहानी मसीहा की 41वीं किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। उस दिन मंदिरका सिंह व कुमोदनी के दरमियान ज़मीन के बंटवारे में एक और भी मसला सामने आया। दरअसल शिवनगर गांव के आखिरी किनारे 1 बीघा ज़मीन में कुमोदनी के दादाजी के वक्त से पुख्ता बाउंड्री वाल खड़ी थी और उसमें 2 कमरे और लंबा चौड़ा दालान भी था, जिसमें खेती बाड़ी करने के सामान रखे जाते थे। कहा तो ये भी जाता था कि दादाजी काफ़ी हद तक रंगीन मिजाज हुआ करते थे, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी महज 40 साल की उम्र में ही उनका साथ छोड़ गई थी। शायद किसी मोहलिक मर्ज का शिकार हो गई थी। बहरसूरत उनके ज़माने में काफ़ी मवेशियाँ पाली हुई थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद चंद्रिका बाबू यानी कुमोदनी के पिता के आदेश पर सिर्फ 2 बैल, 1 गाय और 1 भैंसी रखी गई। बाकी मवेशियों को बेच दिया गया था। अलबत्ता काश्तकारी के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया था, जिसे उनका ही रैयत मंगी लाल राम खेत जुताई करता था। चुनांचे मज़कूरा 4 जानवर और ट्रैक्टर अभी भी मौजूद थे, लेकिन जब मुंदिरका सिंह को बंटवारे की नोटिस मिली, उसने आनन फानन चारों जानवरों को फरोख्त कर दिया। अगरचे उसकी इस चालाकी को गांव के तकरीबन हर अफराद समझ चुके थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बेईमान को कोई कहता भी क्या। जब बंटवारे के इस फार्म हाउस का नंबर आया तो मुंदिरका सिंह ने मुखिया सरपंच से कहा कि फरीक से पूछ लिया जाए, इसमें भी आधा हिस्सा चाहिए या वो सामने जो 1.5 बीघे का भीट अव्वल प्लॉट है उसमें से इसके बदले 1 बीघा ज़मीन लेकर हिसाब बराबर करेगी। मगर थाना प्रभारी श्री योगेश प्रसाद सिंह, जो खुद भी छपरा ज़िला के राजपूताने से ही थे, फ़ौरन पूछा, ये पुख्ता बाउंड्री वाल, 2 कमरे और लंबा चौड़ा पुख्ता खपरेल दालान जो बना हुआ है, उसमें भी तो अच्छी खासी रकम लगी होगी। मुंदिरका सिंह इस सवाल का कोई जवाब देता उससे कबल ही मुखिया जी ने कहा, दूसरी बात यह भी है कि महज 2 माह के अंदर बाबू मुंदिरका सिंह जी, आपने बैलों की जोड़ी और गाय भैंस को भी कसदन बेच दिया है। उसमें कुमोदनी बिटिया का हिस्सा था या नहीं? सरपंच ने कहा, फार्म के अंदर जामुन का एक पुराना विशाल दरख्त भी देख रहा हूँ, उसकी भी अच्छी खासी कीमत होगी। फिर 1 बीघा काश्त की ज़मीन पर कुमोदनी सिन्हा का हिसाब कैसे बराबर करेंगे आप श्री मुंदिरका बाबू? अलग खड़ा मुंदिरका सिंह रुख बदल कर झिलाए लहजे में ज़ेर लब बुदबुदाया, साले हरामी लोगों को अच्छा चिकना भोजन कराया है, फिर भी बाल की खाल निकाल रहे हैं ये लोग। मगर उसकी बातों को लोग सुन नहीं सके, लिहाजा वकील कैलाश बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा, मुखिया जी, आप लोगों ने जो भी सवालात मुंदिरका भैया के सामने रखा 100% उचित है, मगर उसका मुनासिब जवाब ये दे नहीं पाएंगे। और कुमोद बिटिया इतनी ओछी भी नहीं है कि बंटवारे के माध्यम से इनके थोड़े ऊंच नीच को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि घर की 2.5 बीघे ज़मीन और आलीशान मकान का अपना आधा हिस्सा वो अपने चारों भाइयों यानी मुंदिरका भैया के ही बेटों के लिए छोड़ सकती हैं, तो चंद मवेशियाँ और जामुन के दरख्त के लिए वो जीरा करेंगी? ऐसा आभास होता है आप लोगों को? मुखिया जी ने जवाबन हैरत से कहा, बाप रे, ऐसा किया है उस बच्ची ने वकील साहब, हमें तो मालूम ही नहीं था। इस तरह थाना प्रभारी, सरपंच और दीगर लोग भी मुतहर हुए और कुमोदनी के विशाल हृदय की प्रशंसाएं की, यानी तारीफ़ें की। ऐसे में गांव निवासी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने फ़ख्र से मुस्कुराकर कहा, ये बचिया के मन की बात थी कैलाश बाबू, मगर मेरे ख्याल से इस सिलसिले में उनसे पूछ लेना भी तो उचित और ज़रूरी है। वकील साहब ने कहा, किंतु मेरा ख्याल है कि माल मवेशी, जामुन का पेड़ और फार्म हाउस के बदले वो 1.5 बीघे का मुकम्मल प्लॉट बिटिया के हिस्से में दे दी जाए। ये सुनकर रशीद ने कहा, आप लोग तमाम हजरात चंद लम्हे यहाँ दम लें, मैं मालकन बीबी जी को ही यहाँ ले आता हूँ। थाना प्रभारी ने कहा, बहुत बेहतर। और चंद लम्हों के अंदर रशीद मालकन को लेकर आ गया। वो पिछली सीट पर बैठी थी, कार की तमाम खिड़कियाँ बंद थी, सिर्फ कुमोदनी जहाँ बैठी थी निस्फ विंडो खुला था। सारे लोग कार के इर्द गिर्द खड़े हो गए। ग्रामीणों
का जमे गफीर वहाँ इकट्ठा था। वकील साहब ने अध खुले विंडो के करीब जाकर मुअद्दबाना लहजे में उससे मसले का जिक्र करते हुए जब अपनी भावना व्यक्त की तो कुमोदनी ने नर्म लहजे में कहा, अंकल, इस वक्त आप अदालत में नहीं अपने ग्रामीण की पंचायत में हैं और पंचान हजरात अमीन होते हैं जिनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। ऐसा ही कीजिए जैसा आपने सोचा है। माहौल में हलचल हुई और सारे लोग मुस्कुरा पड़े, यहाँ तक के थाना प्रभारी भी, और उनकी फ़ख्र आमेज़ निगाहें गांव की जानिब वापस भागती हुई कार का दूर तक ताक़ुब करती रही थी। उसी आसना एक ग्रामीण बुजुर्ग ने शोखी से मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हुआ मंदिर का बेटा, तोरा छायादार जामुन के पेड़ जकरा नीचा खाट पर बैठ कर छाना फूका करते रही है। उस बूढ़े शख्स की बातें सुनकर सभी लोग हंसने मुस्कुराने लगे तो थाना प्रभारी ने भी हंसकर पूछा, बाबा ये छाना फूका क्या होता है? शख्स मज़कूर ने जवाबन कहा, ओ है दारू तारी दरोगा जी, बीच बीच में बीड़ी सिगरेट भी धुकली, दिल मन भेल तो तारी जौरे कुछ चाट फाट भी खैली। ओकरे ई छोटकी जात वाला छौड़ा सब जो है ना छाना फूका के नाम धैले है। मुंदिरका सिंह तिरछी निगाहों से उस ग्रामीण बूढ़े को घूर रहा था जो उसी की बिरादरी का था और उसके मुंह में एक भी दांत मौजूद नहीं थे। दरअसल वो बूढ़ा शख्स मुंदिरका सिंह पर तनकीद कर रहा था। बहरहाल मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश बाबू, बंटवारा तो अब संपन्न हुआ। तो जवाबन वकील कैलाश ने कहा, हाँ मुखिया जी, अब गरीब खाना पर चला जाए, कम से कम चाय पान। सरपंच ने बात काटी, 6 बज चुके हैं वकील साहब, अब चाय आदि रहने दिया जाए। थाना प्रभारी ने कहा, हाँ वकील साहब, अब अपने अपने स्थान पर पहुंचकर पहले स्नान करना ज़रूरी है, जब ही राहत मिलेगी। वो अपने अल्फाज के साथ ही जीप में बैठ गए तो सारे लोगों ने भी अपनी अपनी राह पकड़ी। वकील साहब ने सरकारी पेपर के आखिरी खसरा को टिक लगाकर जेब में रखते हुए मोटरसाइकिल संभाली और घर पहुंचे। रसीद भी मालकन को लेकर वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। वकील साहब ने पेपर कुमोदनी के हवाले किया तो उसने अपने हिस्से में आने वाली सभी ज़मीनों के मोटेशन की जिम्मेदारी भी उन पर सौंप दी और 2000 रुपये भी उन्हें दे दिए। वकील साहब ने कुमोदनी का पेपर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इसकी एक कॉपी मेरे पास भी मौजूद है। कुमोदनी ने अपने इर्द गिर्द खड़े उनके चारों बेटे बेटियों को 200 रुपये थमाए। उस मोहल्ले की बेशतर स्त्रियों की जमे गफीर इकट्ठा थी। उनके सामने जब उसने भावुक मुद्रा में हाथ जोड़े तो वकील साहब की बीवी समेत कई स्त्रियां भी सिसक कर उसे आशीर्वाद देने लगी। चुनांचे वो ढेर सारी दुआएं लेकर मुहाफिजा के साथ कार में बैठी और अपनी हवेली पर पहुंची। वहाँ अफसुर्दा छोटी माँ, अकलौती हामला भाभी और चारों भाई मौजूद थे। वो चारों लड़के एक बार भी बंटवारा वाली किसी भी जगह पर नहीं गए थे। उसकी छोटी माँ व भाभी उसके गले लगकर सिसक पड़ी। कुमोदनी ने मालती देवी से सरगोशी में कहा, छोटी माँ, रशीद भैया को किसी दिन बड़ी गाड़ी लेकर भेजूंगी। मम्मी पापा और मेरे कमरों में जो भी ज़रूरी असबाब वसाइल हैं भेजवा देंगी। मैंने अपने हिस्से का जो घर अपने भाइयों को दिया है उसे खाली कर देना चाहती हूँ। मालती और मोहल्ले की कई खातून ने बैक वक्त हैरत से पूछा, तो क्या अब कभी यहाँ नहीं आओगी? पर्व त्यौहार और भाइयों की शादी में तब तक देखा जाएगा ना, अभी से फिक्रमंद क्यों हैं? चारों भाई भी इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन कुमोदनी की इन बातों के जवाब में सिर्फ उन सबों की डबडबाई आंखें ही थी जो इकलौती बहन के बेदाग मासूम चेहरे पर एक लख्त जमी रही थी। ख़ानदान के सिर्फ एक फ़र्द के सबब घर का पूरा माहौल या यूँ कहे कि पूरा निज़ाम दरहम बरहम था और उसके पीछे ज़बरदस्त ज़ाती मफाद कारफरमा था। बहरहाल चलते वक्त भाभी, छोटी माँ और मोहल्ले की कई प्रतिष्ठावान खातिन ने उसकी पेशानी का बोसा लिया और वो करीब उदास खड़े राजन के दोनों गाल और पेशानी को चूमते हुए 500 रुपये उसकी मुट्ठी में थमाए और सबों को प्रणाम करके बाहर की जानिब बढ़ी तो उसके मोहल्ले की स्त्रियों की खामोश आंखें भी इस तरह बरसने लगीं जैसे कभी अधमरी कुमोदनी को गुज़श्ता साल उसकी ससुराल के लिए विदा होते वक्त भी नहीं बरसी थी।
क्योंकि उस दिन तो कुमोदिनी खुद जिंदा लाश थी, लिहाजा उसकी आंखें खुश्क और सूखी थी। बस लबों पर अपने ख्वाबों के गुमशुदा शहजादा महताब खान के लिए सिर्फ आहें थी। लेकिन आज कुमोदिनी की ही नहीं, उसकी चाची, भाभी और मोहल्ले पड़ोस की तमाम खातीन इस तरह रो रही थीं जैसे वाकई वो जुदा होकर अपनी मनचाही ससुराल जा रही हो। चुनांचे बाहर निकली तो कार का दरवाज़ा खोले खड़ा रशीद मालकिन की कैफियत देखकर फ़ौरन मुखालिफ सिमत मुड़कर अपनी आंखें पोंछने लगा। मुहाफिज लेडी पुलिस भी बेहद अफसुर्दा थी। रशीद सबों को लेकर 8:30 बजे यशोदा भवन पहुंचा तो महताब ने मुहाफिज पुलिस व रशीद को रोक लिया। उन दिनों पुलिस ने जब घोड़ा और बग्गी देखा तो मचल पड़ी। कुमोदिनी ने मुस्कुराकर कहा, उन दोनों लेडी पुलिस ने जब घोड़ा और बग्गी देखा तो मचल पड़ी। कुमोदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप लोग चाहें तो डिनर के बाद इसी सवारी से पुलिस लाइन पहुंचाई जाएंगी। हाँ बीवी जी, बहुत अच्छा होगा, कभी ऐसी सवारी नहीं की है, गधे का जन्म भी हमारा उतर जाएगा। ये सुनकर सभी बेतहाशा हंस पड़े थे। यशोदा भवन के किचन में रमा देवी और उसकी बहू ने बकरे का गोश्त, पुलाव, तक्कर और फिरनी वगैरह तैयार कर रखा था। दोनों खातीन पुलिस को खाना खिलाकर एक एक सेर मिठाई के साथ रामलाल ने पुलिस लाइन पहुंचा दिया। तब 10 बजे रशीद ने भी डिनर किया और महताब के लाए हुए 2 सेर मिठाई लेकर घर चलते वक्त पूछा, बाबू इस मिठाई का मतलब समझ में नहीं आया। महताब खान ने कहा, आज मालकन को अपने तमाम मसाइल से निजात मिल चुकी है ना रशीद भैया, लिहाजा हमें खुशी है कि अब बार बार मुझे तन्हा छोड़कर भागने की नौबत नहीं आएगी इन्हें। रशीद मुस्कुराकर बाहर चला गया तो महताब की बातें सुनकर बेकाबू बनी कुमोदिनी ने अपने रुखसार उसके जलते होंठों पर गाड़ दिया था। बहरहाल दूसरे दिन रात के 9 बजे वकील कैलाश सिंह ने यशोदा भवन फ़ोन करके कहा, बेटी कुमोद, बंटवारा क्या हुआ कि किसानों ने मेरे घर लाइन लगा रखा है, क्या करूं? कुमोदिनी ने महताब खान के मशवरे के बाद उन्हें कहा कि अंकल, मैं किसानों को सुबह के 10 बजे तक का वक्त दे सकती हूं, लिहाजा उन्हें आगाह करके यहीं भेज दें। वकील साहब बोले, ठीक है बेटी, ऐसा ही करूंगा। वो लोग कल सुबह अंधेरे मुंह यहाँ आने की कहकर गए हैं, मैं उन सबों को हिदायत करके वहीं भेज दूंगा। दिगर ये कि भीट अव्वल और भीट दोयम व धनहर की एराजी के प्रति 1 कट्ठा की सालाना रकम क्या होगी, उन्होंने इस बात से भी कुमोद को आगाह कर दिया था। फिर उसी रात महताब अपने रंजन भैया को फ़ोन करके बताया कि आपकी बहुरानी अपनी ज़मीनों को ठेके पर लगाएंगी, लिहाजा आप और रशीद भैया दोनों मिलकर इनकी मदद करें। रंजन ने फ़ौरन पूछा, जी फरमाइए लाडले भाई। महताब बोला, जी भैया, वो मुमकिन है कल दर्जनों किसान आएंगे जो जितनी ज़मीन ठेके पर लेंगे रशीद भैया के साथ मिलकर हिसाबबारी कर दीजिएगा। रंजन बोला, बहुत बेहतर, चिंता मत कीजिए, हम सुबह की चाय इंशाल्लाह वहीं आकर पिएंगे। रंजन के इंशाल्लाह कहने पर महताब ने धीरे से हंसकर कहा, बहुत खूब भैया। तो रंजन बोला, आखिर क्यों नहीं, अपने लाडले भाई का कुछ असर तो बड़े भाई पर पड़ेगा ही ना। जी हाँ भैया, स्वाभाविक है। और फिर लाइन मनक़ता हो गया तो फ़ौरन ही महताब ने रशीद के ही महल्ले के बरकत अली लकड़ी के ठेकेदार को फ़ोन किया और सलाम व दुआ के बाद रशीद से बातें करने की ख्वाहिश जाहिर की तो बरकत अली ने फ़ौरन उसे बुलवा लिया। वो घबराया हुआ था, सोच रहा था आधा घंटा कबल तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अभी क्या हुआ। लिहाजा महताब खान फ़ोन पर रशीद की घबराहट महसूस करके उसे तसल्ली देते हुए सुबह के 6:30 बजे तक रंजन भैया को साथ लेकर यशोदा भवन पर पहुंचने की ताकीद करते हुए इसकी वजह भी बता दी। तब रशीद की जान में जान आई। बहरसूरत दूसरे दिन रंजन कुमार और रशीद उनकी ही कार से तशरीफ़ लाए। तब तक यहाँ दर्जनों किसान आए हुए थे जिन्हें महताब खान ने बिस्किट चाय वगैरह करा दी थी। खुद कुमोदिनी न तो किसान के सामने आई थी और न किसी से रूबरू हुई थी। वो गेस्ट रूम के गेट के पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। उन किसानों में कम से कम 2 बीघा और जायद
5 से 10 बीघे तक की ठेकेदारी के लिए छोटे बड़े किसान मौजूद थे। बंटवारे के सरकारी पेपर के मुताबिक रशीद की निगहबानी में जिन्हें जितनी ज़मीन ठेके पर चाहिए थी, खाता खसरा और रकबा के अवजान के साथ रंजन कुमार ने कार्बन कॉपी बनाकर एक कापी मतलूबा किसान को और दूसरी दीगर कापियाँ बहुरानी के लिए रख ली और चूँकि मालिकान एराजी को ठेके की पेशगी रकम दी जाती है, जो दस्तूर अब भी कायम है, लिहाजा 2 घंटे में लाखों की रकम कुमोदनी के पास आ चुकी थी। किसानों के जाने के बाद सभी गेस्ट रूम में आए तो कुमोदनी हाथ जोड़कर रंजन भैया और रशीद भैया के सामने झुक गई। वो दोनों बुदबुदाए, मगर महताब ने बुलंद लहजे में शरारतन कहा, खुश रहिए बहुरानी जी। फिर तो सभी दिल खोलकर हंस पड़े थे। रमा देवी व उसकी बहुएं भी मोलिक गेट पर खड़ी होकर हंस रही थी, जबकि कुमोदनी शर्माकर रुख बदलते हुए खूब हंसी। सभी लोग बैठ चुके थे सिवाय कुमोदनी के। महताब ने रंजन से कहा, बड़े भैया, मेरा ख्याल है कि अब जो भी ज़मीन बाकी रह गई है, कल तक मज़ीद किसान आ जाएंगे। अब जो रकूमात दस्तयाब हुए हैं उसे आप अपनी तहवील में रहने दीजिए। कुमोद को जब जितने पैसे की ज़रूरत होगी मंगवा लिया करेगी, और फिर इनकी ज़रूरत के लिए तो मैं हूँ ही। क्या जान, आपका क्या इरादा है? कुमोदनी ने धीमे लहजे में कहा, जो आपकी मर्ज़ी है। महताब ने कहा, अरे वाह, बहुत खूब, लेकिन अब तो आप हम लोगों की जानी मुखातिब होइए। कुमोदनी प्यार से गुर्राती हुई मुस्कुराकर महताब के करीब आकर खड़ी हो गई। तो उसने पूछा, नाश्ता तैयार हो चुका है क्या? जी, तो फिर इंतज़ाम कीजिए, सबों को दुकान पर भी तो जाना है ना। वैसे आज मैं भी जाऊंगा। चुनांचे रमा देवी, उसकी बहू को तो फुर्ती आ ही गई, कुमोद को भी पर लग गए। मज़े की बात तो ये थी कि जिस काम के लिए महताब खान ने रंजन भैया की मदद ली थी, वो खुद इस बात से लाई इल्म था कि रंजन भैया व चंदन भैया डॉक्यूमेंट्री तौर पर उसकी होने वाली बीवी के नॉमिनी बनाए गए हैं। जबकि उधर कुमोदनी ने वसीयत लिखकर भी नहीं जान पाई थी कि रंजन व चंदन भैया को उसका इल्म हो चुका है, क्योंकि वकील जितेंद्र प्रसाद ने सख्ती से उन्हें मना कर रखा था। बहरहाल दूसरे दिन भी सुबह मुख्तलिफ गांव से भी किसान आ गए, लिहाजा बाकी मानदा एराजी को महताब खान ने उन्हें दिलवा दी और बसंत दास के ज़रिए उन्हें रंजन कुमार की ही तरह खाता खसरा और औजान एराजी लिखवा कर दे दी। साथ ही सारे किसानों के नाम और मुकम्मल पते लिखकर मालकिन के हवाले कर दिया और इसकी इत्तला उसने रंजन भैया व रशीद भैया को दे दी ताकि वो लोग परेशान न हों। उस दिन जो भी रकम हासिल हुई उसे महताब खान के कहने पर कुमोदनी ने अपनी मम्मी की मौजूदा संदूकची में डालकर मुकफिल कर दिया। इत्तफाक से उसी रात 9 बजे शहनाज मंजिल पर गया से फ़ोन आ गया। फ़ोन करने वाले शेख जमशेद अली के अकलौते बहनोई थे। उन्होंने दिलशाद मानो को बताया कि यहाँ मौजूद चांद बाबू की दादी जान बीबी आमना खातून बवक्त शाम 7 बजे अपने चंदा पोता को शिद्दत से याद करती हुई दुनिया से चल बसी। कल सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान चांद बाबू की तशरीफ़ आवरी के बाद मरहुमा की तजहीज़ व तकफीन का वक्त मुकर्रर किया गया है। मामी जान से बजरिया फ़ोन ही यशोदा भवन के नंबर पर यह खबर सुनकर महताब को झुरझुरी सी आ गई, मगर करीब खड़ी कुमोदनी ने उसे बाहों में ले लिया। रशीद को उस रात शहनाज मंजिल पर ही रोक लिया गया और बात तो आम महताब खान खुद भी कुमोदनी को लेकर शहनाज मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि दिलशाद बानो व शमीम अहमद ने भी गया जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। लिहाजा सुबह की अजान के बाद ही सबों ने गुस्ल वगैरह किया और लाल चाय पीकर रशीद सबों को कार से लेकर निकल पड़ा और ठीक 10:15 बजे शेख जमशेद अली के घर पहुंच गया। मरहुमा की मैयत तैयार थी। कार ज्यों ही पहुंची, मर्द व खातीन उमड़ पड़े। इन लोगों को मरहुमा की सूरत दिखाई गई तो महताब खान हुमक पड़ा। राबिया खातून व तारा बेगम ने उसे संभालते हुए समझाया, बेटा आपकी दादी जान काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लिहाजा इनके लिए बहुत बेहतर हुआ। अब आप दादी जान की मग़फ़िरत के लिए दुआएं कीजिए। बिलाशुबा किसी भी फ़िरके के काफ़ी उम्र दराज कोई भी मर्द व खातीन अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में या फिर शदीद बीमारी की हालत में दाना पानी छोड़कर अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, तो उनकी मौत के बाद
आर्जी तौर पर थोड़ा सदमा तो ज़रूर होता है, लेकिन घर का माहौल काफ़ी हद तक पुरसकून हो जाता है। मरहुमा को सपुर्द खाक करने के चौथे दिन वहाँ कुरान खानी व मस्किनों को खाना खिलाया गया। महताब खान जिस वक्त कुरान पढ़ रहा था, तमाम मर्द व ख़ातीन फ़ख्र से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहाँ की रवायत के मुताबिक उसी रात मिलाद शरीफ मुनक़िद की गई और इन तमाम फ़राइज़ की बजा आवरी के बाद मियाँ शमीम को देख कर मचल रही राबिया खातून ने अपनी अकलौती हसीन बच्ची के लिए मियाँ शमीम से रिश्ते की बाबत महताब खान को तवज्जो दिलाई तो वो चौंक कर मुस्कुरा पड़ा। अपनी मामी जान कुमोदनी और रशीद भैया के सामने राबिया और उसके शौहर प्रोफेसर सिकंदर शेख की ख्वाहिश का इजहार किया तो सभी खुश हुए। रात के 11 बजे महताब ने जसीम को फ़ोन करके इस रिश्ते की इत्तला की और उसके आने के मुतालिक कहा कि अभी रशीद भैया को कार लेकर भेजता हूं। तो जसीम ने फ़ौरन कहा, आपसे बढ़कर मैं या दीगर कोई लोग नहीं है भाईजान, अगर ये रिश्ता आपको पसंद है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप सादगी के साथ होने वाली दुल्हन को कपड़े और अंगूठी वगैरह पहनाकर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि अभी दादी जान का जनाजा उठा है और वैसे भी ज़्यादा शोर शराबे आपको भाभी जान व अम्मी जान को खुद ही पसंद नहीं है। मेरे लिए बस होने वाली छोटी दुल्हन की तस्वीरें लाना नहीं भूलेंगे। मुमकिन है गुड़िया बाजी यानी लक्ष्मी सिन्हा की शादी के मौके से आप सभी लोगों को बुलाएंगे ही, तब मुंह दिखाई के साथ मैं भी रूबरू होकर देख लूँगा। महताब खान ने उसके दानिशमंदाना तवील जवाब सुनकर धीरे से बहुत खूब कहकर हंस पड़ा। दूसरी जानिब महताब के जिस्म से लगकर खड़ी रिसीवर से अपने कान सटाए राबिया भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। महताब ने लाइन मनक़ता किया तो राबिया ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, बिलाशुबा किसी अजीम इंसान की ग़ुर्बतों में रहने वाले हर उम्र के मर्द व ख़ातीन के अंदर भी बेपनाह अज़मतें कूट कर भर जाती हैं। बारसूरत दूसरे ही दिन महताब खान ने सोने की बेशकीमत अंगूठी और लॉकेट के साथ शलवार सूट के कई जोड़े व नफीस किस्मों के 20 सेर शिरनी बच्ची के लिए पेश किया। प्रोफेसर सिकंदर शेख व शेख जमशेद अली और उनके घर के तमाम अफराद तो क्या, पूरे गांव वाले इस रिश्ते पर असस कर उठे थे। प्रोफेसर सिकंदर अली ने भी फौरी तौर पर अपने होने वाले दामाद मियाँ शमीम के लिए कई जोड़े कपड़े बनवाए और उन्हें लोगों की महफिल में पहनाया। 7वें दिन 10 से मिठाइयों के साथ जब अपने मेहमानों को रुखसत कर रहे थे, महताब खान ने 10 जून को होने वाली लक्ष्मी और सूरज की शादी की उन्हें खसूसी दावत दी और दबे लहजे में अपने निकाह की तारीख़ 12 जून बवक्त शब का भी जिक्र किया। लिहाजा इल्तजा भी की थी कि कम से कम 10 दिनों का वक्त लेकर तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करेंगे। इस तरह सभी लोग बेहद खुश हुए थे। बारसूरत 5 जून 1975 तक रामलाल के नाम का दस्तावेज, रंजन कुमार व चंदन कुमार के नाम वसीयत का डॉक्यूमेंट और कुमोदनी की पूरी एराजी के खुद उसी के नाम दाखिल खारिज के बाद बजरिया कर्मचारी जमाबंदी के साथ मालगुजारी वसूली की मुकम्मल रसीदें भी आ गई थीं, जिसे कुमोदनी ने यशोदा भवन में उसी के कमरे में रखी अपने वालिदैन की तिजोरी में बंद करके उसकी चाबी ईमानदार व शरीफ मुलाजमा राम प्यारी देवी की तहवील में देकर खुद इत्मीनान हासिल कर ली थी, क्योंकि इन तमाम जिम्मेदारियों से अलग होकर कुछ माह साल के लिए उसे अपने साजन की बाहों में समा जाना था, जब तक उसकी ज़िंदगी के गुलशन में कोई फूल व कली नहीं खिल जाती, यानी तब तक के औकात को वो मखसूस कर लेना चाहती थी। बारसूरत यहाँ कहानी मसीहा की 41वीं किस्त मुकम्मल हुई। अगली किस्त चूँकि आखिरी किस्त होगी, लिहाजा आप हजरात व ख़ातीन की खिदमत में अपनी चंद गुजारिशात पेश करना ज़रूरी समझता हूँ।
वाज़े हो कि कहानी मसीहा के जुमला हकूक़ बाग के मुसन्निफ महफूज हैं, लिहाजा इसके तर्जुमे या किसी तरह के इस्तेमाल से कबल तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना अदालती चाराजोई के मुर्तकिब होंगे। दीगर ये कि इस कहानी में पेश किए जाने वाले बेशतर नाम, मकाम व वाक़यात फ़र्जी हैं, जिससे कोई भी मुताबिकत महज इत्तफ़ाक़िया होगी, लिहाजा इसकी कोई भी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होगी। बहरहाल अब अपनी कुछ ज़ाती बातें जो ये हैं कि मेरी कफ़ालत व तरबियत अपनी वालदा और दीगर भाई बहनों के साथ नानिहाल में हो रही थी, क्योंकि वालिद के होते हुए भी हम उनकी मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम थे। नाना जान एक बड़े व कामयाब मज़ारे थे, जिनकी लंबी चौड़ी काश्त की बदौलत घर में काफ़ी खुशहाली थी, लिहाजा काफ़ी हद तक हमारी ज़रूरतें पूरी होती रही थी। और चूँकि अहद तिफली से ही मेरी जहनी उम्र बेहद ठोस और पुख्ता थी, लिहाजा उन्हीं दिनों की बात है, पड़ोस के गांव में राजपूताने के ज़मींदार ख़ानदान की एक हसीन व जमील 20 साल लड़की शादी के महज 1 माह बाद ही बेवा हो गई। ये खबर सुनकर मुझे काफ़ी सदमा पहुंचा, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त हुई जब उस लड़की की ज़िंदगी में अजीब व गरीब किस्म के उलट फेर और उथल पुथल पैदा होने लगे। उन दिनों मैं मैट्रिक का 17 साला तालिब इल्म था। तभी मेरी निगाहों से कवि कबीर दास का दोहा गुजरा, जिसकी पहली नुमा लाइन बेहद तासुरकुन थी। वो ये कि कुमोदनी जल पर बसाए, चंदा बसाए आकाश, जो जाही की भावना सो ताही के पास। बहरहाल इसके मानी मफहूम ने मेरे सोच को हवा दी और मज़कूरा लड़की के हालात पर गौर करने लगा। चुनांचे तसव्वुरात और तख़य्युलात की आंधी मेरे सोच और ख़यालात पर हावी हो गई और एक ही पॉइंट पर मेरी पूरी तवज्जो मरकूज़ हो गई, जिसमें ख़ुद मेरी ज़ात भी शामिल थी। वो पॉइंट ये था कि काश वैसा नहीं ऐसा होता तो हालात कैसे होते। बरसूरत मैं ऐसा होता वाले सोच और ख़यालात को तस्वुर की दुनिया में खोकर कलमबंद करता चला गया, जिसमें कई बार तब्दीलियां भी लानी पड़ी। अंजाम कार तमाम तर मसौदेजात को इकट्ठा किया तो वो एक नावल की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। फिर क्या था, मैंने पूरे जोश व खरोश के साथ मुख्तलिफ पब्लिशरों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया। पब्लिशर हजरात मेरी उम्र से मेरे नावल का मुआजना करके खुश तो हो जाते, लेकिन नतीजा के तौर पर जो बातें वाज़ा होती उससे मालूम हुआ कि नावल निगारी हो या अफसाना निगारी, किसी भी तख्लीक़ात को मंजर आम पर लाने के लिए पब्लिशर और रसालों के एडिटर हजरात चढ़ते सूरज को ही सलाम करने के पाबंद हैं। बहरहाल शायद खुदा को भी मेरा मंजर आम पर आना मंजूर नहीं था। बावजूद नाकामी के भी कहानियाँ लिखने में मेरी दिलचस्पी कम नहीं हुई, बल्कि तालीमी सिलसिले से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी मुझे कहानियाँ लिखने में आने लगी थी। इसलिए मैं आला तालीम भी हासिल नहीं कर सका। बावजूद इसके जो मेरी इल्मी सलाहियत है वो आपके सामने है। बहरसूरत अब अपने बड़े बेटे के मशवरे पर यूट्यूब में अपने नाम का चैनल कायम करके अपनी कहानियों को आप लोगों की दिलबस्तगी के लिए पेश तो कर ही रहा हूँ, इसे चैनल पर महफूज भी कर रहा हूँ। वैसे ये भी अर्ज़ है कि 2002 में मैंने मुंबई फिल्म राइटर एसोसिएशन की रुकनियत भी हासिल की, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इंडस्ट्री में उड़ियानियत व फहासी ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया था। लिहाजा लोग मुझे उसी रंग में ढलने की हिदायत करने लगे जो मुझे कतई गवारा नहीं था। इसलिए मैंने उससे भी तवज्जो हटा ली और अब तो 70 का हो चुका हूँ। ये और बात है कि सेहत के एतबार से किसी हद तक ठीक ठाक हूँ, इसीलिए जिए जा रहा हूँ। खैर जनाब, यही मेरा मुख्तसर तारुफ भी है दुआओं की तलब के साथ। अब इस कहानी यानी मसीहा की आखिरी किस्त जल्द ही पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।